नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है और ऐसे में घने कोहरे में 7 बसें और कारें भिड़ गई हैं और भयंकर आग में 4 यात्रियों की जान चली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और ऐसे में घायलों के लिए 50,000 रुपये का ऐलान भी किया है। मथुरा में सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 7 बसों और 3 कारों में ये भयंकर टक्कर हुई और सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे तब ये हादसा हुआ। भिड़ंत इतनी तेज थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीमें जो है वो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। तो वहीं एसएसपी मथुरा ने कहा है कि कोहरे के वक्त रात में 7 बसें और कई कारें आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के दौरान 4 से ज्यादा बसों में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में आग लग गई और कई यात्री इसमें झुलस गए। हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो अब सामने आए हैं और एक घायल ने बताया कि वाहनों की टक्कर के बाद बसों में आग लग गई। हादसे के वक्त यात्री बसों में सो रहे थे और तभी सुबह 4 बजे ये दुर्घटना हुई। एसएसपी का कहना है कि घायलों में ज्यादा की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और घायलों को 50,000 रुपये मदद देने का ऐलान किया है। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख पुरोधा और संत नेता डॉक्टर रामविलास दास की अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में राम मंदिर आंदोलन के मुख्य सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है आज और उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर है। सरयू घाट पर डॉक्टर रामविलास का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं और उनको लेकर तैयारियां अब लगातार जोरों शोरों से चल रही है। वाराणसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के बाद गेट नंबर 4 से निकलते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बधाई भी दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि नई ऊर्जा के साथ बीजेपी अब बाकी राज्यों में भी बढ़िया परफॉर्म करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि काशी आकर बहुत अच्छा लग रहा है और काशी पहले से बहुत बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहर का काफी विकास हुआ है और ऐसे में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर अच्छा लगा है। मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं वो काशी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए हैं। यहाँ सोनपुर में हमारे माननीय मंत्री गिरीश यादव जी के परिवार में शोक का एक प्रसंग है, इस कारण से वहाँ भी मिलने जा रहा हूँ और वहाँ से होता हुआ मध्य प्रदेश अपनी राजधानी भोपाल निकलने का कार्यक्रम है। यूपी अद्भुत है और ये तो बाबा विश्वनाथ का धाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्षेत्र है, वाकई अद्भुत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नवीन जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में भाजपा और आगे बढ़ेगी, मेरी अपनी ओर से बधाई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा मंडल के विभिन्न महाविद्यालयों में परीक्षाएं कराई जा रही हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने के दावे कर रहा है। लेकिन अलीगढ़ जिले के तहसील अतरौली में नकल माफिया पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो नकल माफिया द्वारा विद्यार्थियों से 2,000 से 4,000 रुपए तक का वसूला भी जा रहा है और आरोप है कि इन पैसों के बदले परीक्षाओं में खुलेआम नकल कराई जा रही है। और इस मामले की जानकारी जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को दी गई तो उन्होंने जांच के लिए कमेटी गठित करने और दोषी महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। और अब देखना ये होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन नकल माफियों पर किस तरह से शिकंजा कसते हैं और दोषी कॉलेजों पर क्या ठोस कार्रवाई की जाती है। शिकायत इस तरीके की कहीं नहीं आई है। जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है या हम और हमारे परीक्षा नियंत्रक दोनों जाते हैं, जहाँ पर कमियां देखते हैं समुचित व्यवस्था की जा रही है। ऐसे स्थानों पर हमने ऑब्जर्वर भी लगाए हुए हैं
और आगे यदि उनका होगा तो परीक्षा समिति में सम्यक विचार करने के लिए हम इस पे जांच कमेटी बनाएंगे और जांच कमेटी के आधार पर जो उसकी संस्तुति आएगी उसको परीक्षा समिति पे करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल निर्णय नहीं होता। परीक्षाएं भी करानी है, छात्र छात्राएं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। जो अच्छे हैं तो हम परीक्षाओं को रोक नहीं सकते। नकल जहाँ शिकायत मिल रही है वहां पर हम अभी तो ऑब्जर्वर बैठाएंगे तत्काल। जैसे आपसे मुझे कुछ संज्ञान मिल रहा है तो वहां पर तत्काल आप नोट कर लीजिए कि कल से वहां पर ऑब्जर्वर बैठेंगे। अलीगढ़ के साथा चीनी मिल के निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में किसान जो है रोड ट्रैक्टरों के साथ अलीगढ़ के जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा। और ये धरना प्रदर्शन साथा चीनी मिल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है और किसान जल्द से जल्द साथा चीनी मिल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है और अनिश्चितकालीन धरने पर तब्दील किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अलीगढ़ से है, जहां पर चीनी मिलों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। और ये धरना प्रदर्शन साथा चीनी मिल के संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हुए हैं। ऐसे में किसानों से जल्द चीनी मिल के निर्माण की मांग कर रहे हैं और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये जो आंदोलन हो रहा है वो उग्र रूप ले सकता है और अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो सकता है। ऐसे में ट्रैक्टरों के साथ लगातार जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार चीनी मिल को लेकर मांग कर रहे हैं। यूपी के बलिया जनपद में कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 90 बटालियन एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल राकेश सिंह पुनिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षण अभिज्ञान तिवारी ने कहा कि कर्नल राकेश सिंह पुनिया ने एनसीसी कैंडिडेट को एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय भक्ति का पाठ पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मान समारोह में संतोष तिवारी, संजय शुक्ला, करमवीर तिवारी सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और इस दौरान कर्नल राकेश सिंह पुनिया ने भी कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों को सम्मानित किया। एनसीसी के जो हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं कर्नल राकेश सिंह पुनिया साहब, आज उनको हम लोग ने सम्मानित किया। उनके 3 साल के जो पीरियड रहा है बलिया में, उन्होंने बहुत अच्छा और उत्कृष्ट कार्य किया, जिसमें उन्होंने एनसीसी के बच्चों का जो भी ट्रेनिंग है वो बहुत कुशलता से निभाया, जिसमें बच्चों ने ज़्यादा सहभागिता ली, उनके व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दी। मिलिट्री कैंटीन भी आप जाके देखिए पहले से ज़्यादा दुरुस्त हो गया, यहाँ भी पहले से ज़्यादा देखिए कितना व्यवस्था बन गई है। तो उन्होंने एनसीसी को बलिया में एक तरह से प्रोत्साहित किया और बच्चों का लगाव और जुड़ाव भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट उनको इसलिए आज सम्मानित किया है और उनका सम्मान किया है। एनसीसी के जो हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं। बलरामपुर क्षेत्र की सहकारी समिति अमावा पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसान जो है घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन पर्याप्त यूरिया उपलब्ध न होने के कारण कई किसानों को बिना खाद लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि शासन द्वारा यूरिया की निर्धारित कीमतें जो 266 रुपये 50 पैसे प्रति बोरी है, इसके बावजूद समिति पर 290 से 300 रुपये तक का वसूले जा रहे हैं। और ऐसे में समय पर खाद न मिलने से गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है और किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बलरामपुर से है, जहां पर किसानों खाद के लिए किसान जो है वो लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। और ऐसे में किसानों का आरोप है कि जो अब खाद की जो यूरिया खाद के उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बलरामपुर से खबर है, जहां पर यूरिया के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ऐसे में घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। निर्धारित मूल्यों से ज्यादा वसूली का किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में खाद की कीमतें बढ़ने के बाद से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और उनका कहना है कि ऐसे में
जो गेहूं की फसल है वो नुकसान होगी गेहूं को फसल को। ऐसे में यूरिया के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और काफी समय से ये समस्या चली आ रही है। घंटों इंतजार के बाद भी जो किसान है उनको खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से फसल जो है वो काफी फसलों को नुकसान हो रहा है। और ऐसे में किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यूरिया खाद की कीमतें बढ़ा दी गई है, जिसके बावजूद भी अब जो यूरिया खाद है वो भी नहीं मिल पा रहा है। वाराणसी में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्कर सरगना को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 गौवंश 2 वाहन भी बरामद किए गए हैं, जिसमें सरगना पुलिस से बचने के लिए वाहन से भी तस्करी कर रहा था। और एसीपी ने बताया कि मिशन चक्रव्यूह के तहत थाना प्रभारी निरीक्षण लंका राजकुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ पहुंचे और यहां पर उन्होंने अंडरपास के पास चेकिंग की और इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पिकअप और बिना नंबर की सफेद वाहन गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से 4 गौवंश बरामद हुए। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार गौ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाशी की जा रही है और आगे भी ऐसा ही अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर गौवंश के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में उनके पास से 4 गौवंश और 2 वाहन भी बरामद किए हैं। ऐसे में पुलिस लगातार कह रही है कि अभी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने 3 गौ तस्करों और उसके सरगना को गिरफ्तार किया है और पुलिस लगातार आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर आरोपियों के पास से 4 गौवंश और 2 वाहन पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बिहार बॉर्डर तक गौवंश ले जा रहे थे और ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, वाहन भी बरामद हुए हैं और लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में पुलिस का कहना है कि इस तरह की आगे भी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। बिजनौर में नगर पालिका में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीओ नजीबाबाद ने साइबर सुरक्षा की जानकारी दी है। ऑनलाइन ठगी से बचने पर जोर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि खबर यूपी के बिजनौर जनपद से है, जहां पर नजीबाबाद नगर पालिका परिषद में सीओ नितेश सिंह के नेतृत्व में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में थाना नजीबाबाद की साइबर अपराध टीम भी मौके पर मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों और आम नागरिकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों, सुरक्षा, डिजिटल लेन देन और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और इस अवसर पर नजीबाबाद नगर पालिका अध्यक्ष इंजीनियर मौजम खां अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे और ऐसे में लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी दी गई। नगर पालिका के साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसे में लोगों को बताया गया कि किस तरह से आप साइबर हेल्प डेस्क की भी मदद ले सकते हैं और ऐसे में ऑनलाइन ठगी से किस तरह से बचा जा सकता है, इस पर जोर दिया गया। नगर पालिका में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का ये बड़ा आयोजन किया गया और इस दौरान कई अधिकारी जो थे वो मौके पर मौजूद रहे। नगर पालिका नजीबाबाद में साइबर क्राइम को लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष मौजम जी और सभासद पत्रकार बंधुओं के साथ, यहाँ के व्यापारी बंधुओं के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें साइबर जागरूकता को लेकर के लोगों को बताया गया। साथ ही लोगों को किस प्रकार से फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया और उनके माध्यम से आम जन से भी जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये हमारी बातें, हमारी जागरूकता आम लोगों तक पहुंच सके। साथ ही नगर निगम की तरफ से हमें 2 LED भी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से हम साइबर जागरूकता को फैलाएंगे और 2 स्थान जो है चिन्हित भी कर लिए गए हैं और जल्द ही वहाँ पर LED लगा करके हम इस कार्यक्रम को और विस्तृत रूप देंगे और अधिक से अधिक लोगों को इससे बचाने का हमारा प्रयास चलता है। नगर पालिका नजीबाबाद में और एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 24 किलो अवैध गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और बरामद गांजे की कीमत जो करीब 13 लाख रुपए आंकी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले का खुलासा किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने गांजा तस्कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से करीब 24 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना के बाद से पुलिस ने माल सहित 3 तस्करों को धर दबोचा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कन्नौज से मामला सामने आया, जहां पर 13 लाख रुपए की
13 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। ऐसे में 24 किलो जो है वो अवैध गांजा बरामद किया गया और इसके साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की जो कीमत है वो 13 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस और एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त टीम की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अनुमानित लगभग 13 लाख रुपए आंकी जा रही है। देखिए, हमारे सर्विलांस प्रभारी, एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर सहायगंज ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक निहाल है और एक विजेंद्र है जो फूलमती मंदिर के पास थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाले हैं, और तीसरा अरुण कुमार है। ये मूलतः चकेरी कानपुर नगर का है, लेकिन यहीं पर फूलमती मंदिर के पास अस्थायी रूप से रहता है। ये इनके कब्जे से लगभग 25 केजी गांजा बरामद हुआ है और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये उड़ीसा से गांजा लाते हैं और कानपुर के किसी सप्लायर के यहाँ से भी, और इसके बारे में जानकारी की जा रही है, वहाँ से लाए थे और ये मिरगावा के पास अंडरपास से ये ई रिक्शा में उसको कैरी करके ले जा रहे थे, जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधि। यूपी के कानपुर में दबंगों का दबंगई सामने आया है और बेल्ट और चप्पल से युवक की पिटाई का मामला सामने है। आरोपी आयुष शुक्ला फिर से वीडियो में कैद हो गए हैं और ऐसे में वीडियो पर पुलिस लगातार सक्रिय है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है और ऐसे में ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर बेल्ट और चप्पलों से युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और ये वीडियो बीते दिन कल्याणपुर क्षेत्र में युवक के कपड़े उतारकर मुंह में जूते रगड़ने के मामले में आरोपी आयुष शुक्ला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और आरोप है कि भूमाफिया लाली शुक्ला का बेटा आयुष शुक्ला और उनका भतीजा तुषार इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए अपने गुर्ग के साथ 20 सड़क पर एक युवक की बेल्टों और चप्पलों से पिटाई करता है और इसके बाद दबंगों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए युवक को करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए उसका जुलूस भी निकाला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और ऐसे में पुलिस जो है अब इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए भी नजर आ रही है। ऐसे में नहर में मिला युवक के शव की पुलिस ने गुत्थी सुलझा दी है और ऐसे में मृतक के साले तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर क्षेत्र में सूखी नहर से बोरे में मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने महज 12 घंटों में सुलझा ली है। हत्या के इस मामले में मृतक के साले समेत 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में उपयोग किए गए डंडे भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सूखी नहर में बोरे के अंदर युवक का शव मिला था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक को अपनी बहन के साथ कथित प्रताड़ना को लेकर साले से लंबे समय से विवाद चल रहा था और पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मृतक को बगिया में बुलाया और फिर डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी और ऐसे में अब जो है पुलिस ने 12 घंटे के अंदर इस हत्या का खुलासा कर दिया है। मृतक के साले सहित 3 आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल थाना सरायकिल क्षेत्र में एक सूखी नहर में बोरों में बंद एक डेड बॉडी मिली थी। उस पर चोट के निशान थे। डेड बॉडी की पहचान उसी समय हो गई थी। उसके पास से कुछ आईडी मिली थी उसके जेब से मृतक के, और इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। इस घटना में जो मृतक है उसके सगे सालों ने ही इसकी हत्या की है। उसमें 2 उसके साले हैं और एक उसका चचेरा साला है। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये जो उनकी जो मृतक है उनकी बहन को परेशान करता था, उसके शक पे, उसके चरित्र पे शक करता था और उसकी जो कुछ गंदी तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें हमको और मेरे अन्य रिश्तेदारों को भी लगातार भेज रहा था और बहन को मारता पीटता था। इसी के लिए उन्होंने उसको बुलाकर वहां पे एक बगीचे में उसकी हत्या की। 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पड़ोस के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और मासूम बच्ची का इलाज फिलहाल जारी है, तो वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर में 4 साल के मासूम के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म किया और घर के बाहर खेल रही मासूम को बहला फुसलाकर युवक ले गया था और मासूम को मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। मेडिकल कॉलेज में रेप पीड़ित का 2 दिनों से इलाज चल रहा है और इलाज
इलाज कर रही डॉक्टर ने मासूम को खतरे से फिलहाल बाहर बताया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। द्वार पर लड़का लेके गए, बच्चा खड़ा तो लेके चल गए वहाँ चार कैलस। गाँव लोग घर ही के पास घर बाटे, वो लोग देखल लो तो पकड़ के लेके गए द्वार पर। हाँ, हम ड्यूटी कर गए, हम हॉस्पिटल में है। डांडा कह रहे थे फट गया हाँ जी, कल शाम की वारदात है। अब हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वारदात क्या हुई है, पर जिस हिसाब से उनके पिताजी लेकर आए थे तो सुनने में आया है कि दुष्कर्म हुआ है और इसकी पुष्टि वैसे पुलिस करेगी। फिलहाल बच्ची जिस कंडीशन में आई थी थोड़ी नाजुक थी, तो बच्चे के डॉक्टर ने देखा और हम दोनों मिलकर इलाज कर रहे हैं और अभी बच्ची हमारे साइड एडमिटेड है गायनी डिपार्टमेंट में और उसकी कुछ जाँचें हैं जो चल रही हैं। बच्ची फिलहाल कल की जिस कंडीशन में लाई गई थी उस हिसाब से अभी कंडीशन ठीक है बच्ची। पीलीभीत में राज्य मंत्री ने पचपेड़ा में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए टीम का गठन किया जाए और टीम प्रति सप्ताह जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए हैं उनकी भूमि शीघ्र कब्जा मुक्त कराई जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिशासित अभियंता को सड़कों की गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र स्थित सिद्धार्थ नगर गांव के निवासी मनीष कुमार भारती का असम में तैनाती के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और यहां पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ द ऑनर भी दिया। मनीष कुमार भारतीय सेना में कार्यरत थे और वर्तमान में असम में देश सेवा में तैनात थे। बताया गया है कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सेना के अधिकारियों ने तत्काल परिजनों को सूचना दी और पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया गया। मनीष कुमार भारतीय अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने साल 2012 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का मार्ग चुना था और उनके निधन की खबर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बांके बिहारी मंदिर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में मंदिर के हलवाई को नहीं मिली सैलरी। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि हलवाई ने नहीं बनाया ठाकुर जी का भोग। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि बांके बिहारी से ये खबर है जहां पर सालों से चली आ रही परंपरा टूट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि हाई पावर कमेटी का किया गया था गठन और ऐसे में आज ठाकुर जी का भोग नहीं बना, उसको लेकर लगातार अब जो है हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से टीम गठित की गई थी और कमेटी के तहत हलवाई किया गया था नियुक्त, जिसके बाद से हलवाई की सैलरी जो थी वो 80,000 रुपये वेतन मिलना था और जिसके बाद से वेतन नहीं मिला। उसके बाद से अब कुछ महीनों से नहीं दी जा रही थी हलवाई की सैलरी और जिसके बाद से अब विवाद बढ़ गया है। वृंदावन से खबर है बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मंदिर के हलवाई को नहीं मिली सैलरी और ऐसे में सैलरी जो 80,000 रुपये बताई जा रही है सैलरी नहीं मिली है और जिसके बाद से हलवाई ने आज ठाकुर जी का भोग नहीं बनाया है और सालों से चली आ रही परंपरा आज टूट गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।